So dear students, in today's lecture, in today's topic, we are going to discuss dioxygen and ozone, their preparation, their reactions, their properties. So let us start our topic from dioxygen. What is dioxygen? Dioxygen is O2. So let us discuss preparation of this O2, how this O2 is prepared. Now our first method of preparation is, अगर आपके पास कोई भी साल्ट होगा, इफ यू हैव साल्ट, उस साल्ट को आप थर्मल डिकम्पोजिशन करो, मतलब दैट साल्ट इज सब्जेक्टेड टू हीट फ्रॉम salts, दैट इज फ्रॉम salts को हम डिकम्पोजिशन करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन कोई भी साल्ट लो, इसको आप थर्मल डिकम्पोजिशन करो, मीन्स इट इज सब्जेक्टेड टू हीट, द साल्ट इज सब्जेक्ट, गिवन साल्ट इज सब्जेक्टेड टू हीट, वी गेट डाइऑक्सीजन. साल्ट्स सच एज नाइट्रेट्स, अगर हमारे पास नाइट्रेट्स होंगे, सच एज हमारे पास साल्ट्स सच एज नाइट्रेट्स, वी हैव क्लोरेट्स, मैग्नेट्स एटसेट्रा. इन साल्ट्स को अगर हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलता है, वी गेट डाइऑक्सीजन. फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द सॉल्ट इज KClO3, पोटेशियम क्लोरेट, KClO3. अगर इस KClO3 को हीट करेंगे, इफ वी हीट दिस KClO3 to a temperature of about 400 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर देन दैट, वी गेट डाइऑक्सीजन. यहाँ पे हमें डाइऑक्सीजन मिलता है O2, वी गेट डाइऑक्सीजन. क्या हमने किया, हमने पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया, वी गेट डाइऑक्सीजन. एंड अदर प्रोडक्ट दैट इज KCl ओवर हियर, वी गेट KCl एंड डाइऑक्सीजन. इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करेंगे, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, 2 3 are 6, then it is 3 times, there 2 times this, we get dioxygen. So dioxygen is usually obtained, अगर हम किसी भी साल्ट को, नाइट्रेट्स को, क्लोरेट्स को, मैग्नेट्स को, इनको अगर हम हीट करेंगे तो वी गेट डाइऑक्सीजन देयर, हमें डाइऑक्सीजन मिलता है यहाँ से. किसी भी साल्ट को थर्मल डिकम्पोजिशन करो, सब्जेक्ट टू हीट करो, वी गेट डाइऑक्सीजन. नंबर सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम ऑक्साइड्स. ऑक्साइड्स को अगर हम हीट करेंगे, वी गेट डाइऑक्सीजन. ऑक्साइड्स फॉर एग्जांपल HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, कोई भी ऑक्साइड लो, मर्क्यूरिक ऑक्साइड लो, वी हीट इट, अगर हम इसको हीट करेंगे, then we get Hg and we get O2, this is dioxygen. Means dioxygen can also be prepared by heating these oxides and nitrates. Similarly, अगर हमारे पास AgO है, अगर हम इसको हीट करेंगे, इफ वी सब्जेक्ट इट टू हीट, वी गेट Ag, दिस इज ट्वाइस Ag प्लस वी गेट ऑक्सीजन, वी गेट Ag प्लस ट्वाइस वी गेट ऑक्सीजन. सिमिलरली, अगर हमारे पास लेड ऑक्साइड है, नंबर थर्ड इज इफ वी हैव लेड ऑक्साइड PbO, अगर हम इसको हीट करेंगे, वी गेट Pb प्लस O2, और वी कैन टेक ऑक्साइड ऑफ लेड एज Pb2O3, Pb2O3, and we heat it, we get PbO plus we get dioxygen. These are the methods of preparation of how we are going to prepare this dioxygen. So dioxygen can be prepared if you heat salts like chlorates, like nitrates, sodium nitrate, like that. If you heat chlorates or nitrates, or if you heat oxides, then you will get dioxygen. These are the methods of preparation of dioxygen. But one of the very important method of dioxygen is electrolysis of water. Electrolysis of water. तो वाटर को अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, वी गेट डाइऑक्सीजन ओवर देयर. इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, वी टेक इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम वाटर लेते हैं, बट वी ऑल नो दैट वाटर इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट, वाटर डज नॉट कैरी करंट. तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ NaOH भी इसमें डालते हैं, या NaCl भी डालते हैं, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ NaOH. दिस एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट. तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड्स डिप करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स डिप करते हैं. दिस इज फॉर एग्जांपल एनोड एंड दिस इज कैथोड, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड. इनको हम कनेक्ट करते हैं टू द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी. दिस इज द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस किया है. यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से इस वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद वी गेट H2 plus O2, we get H2 plus O2. So questions are usually not asked from this dioxygen. What type of questions may be asked, I will discuss those. We get 2 times hydrogen and oxygen over here.
Since electrolysis of water, we in case of electrolysis of water, we take small quantity of sodium hydroxide. Why? Because water itself is non-conducting, it is not an electrolyte. इसकी electrolysis करने के लिए we take this sodium hydroxide. तो यहाँ पे electrolysis करने के बाद what we get hydrogen and oxygen. तो hydrogen and oxygen यहाँ से मिलता है. यहाँ पे एक छोटा क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, the hydrogen and oxygen obtained from the electrolysis of water, what is their ratio? What is the ratio of hydrogen and oxygen? What is the ratio of hydrogen and oxygen formed by the electrolysis of water? तो electrolysis of water से हमें 2 moles of hydrogen मिलते हैं, 1 moles of oxygen मिलते हैं. अब रेशियो निकालना है. रेशियो दो तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, बाय वॉल्यूम और रेशियो बाय वेट. बाय वेट, रेशियो बाय वॉल्यूम और रेशियो बाय वेट. तो हमें पता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन STP, ये जो हाइड्रोजन है इट्स ए गैस, दिस ऑक्सीजन इज गैस. अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस व्हाट हैपेंस, equal volumes of all gases contained, means a gas molecule contains 22.4 occupies a volume of 22.4 liters. So oxygen gas कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 liters, और हाइड्रोजन गैस 22.4 liters. But we have two hydrogens over here we multiply it by 2. So अगर हम यहाँ इनका रेशियो निकालेंगे तो 22.4 से 22.4 कैंसिल हो गया. So ratio becomes 2:1. So in terms of, अगर हम वॉल्यूम, in terms of वॉल्यूम की बात करेंगे, then the ratio of hydrogen and oxygen formed during electrolysis of water, that is 2:1. This is ratio by volume. Ratio by volume. This question is asked in competitive exams. तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, हमें बताना होता है जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलता है यहाँ पे, इनका रेशियो बाय वॉल्यूम क्या होता है. सो द रेशियो बाय वॉल्यूम इज 2:1. बिकॉज हमें पता है एट STP each gas contains 22, each gas occupies a volume of 22.4 liters. तो यहाँ भी 22.4, लेकिन यहाँ पे 2 moles हैं, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2, 22.4 and 22.4 will get cancelled. We get the ratio 2:1. If we see the ratio by weight, ratio by weight, तो अगर हमें वेट की टर्म्स में रेशियो निकालना है तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल्स हैं, 2. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 है. मल्टीप्लाई विद दिस टू स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, देयरफॉर वी हैव 4 ग्राम्स. ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन का मोलर मास 16 है, तो O2 का मोलर मास 32 है, वी हैव 32 ग्राम्स. दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन. सो वी कैन 4 1s are 4 8s are, this is 1:8. So the ratio by weight is 1:8. अगर आपको यहाँ पूछा जाएगा what is the ratio of hydrogen and oxygen formed by weight in electrolysis of water, it is 1:8. And what is the ratio of hydrogen and oxygen formed by volume in electrolysis of water, it is 2:1. These are certain methods of preparation of डाईऑक्सीजन. तो डाईऑक्सीजन को हम इन मेथड से प्रिपेयर करते हैं. इट इज़ नॉट ओनली दीज मेथड्स, यू कैन टेक एनी साल्ट एंड यू कैन टेक एनी ऑक्साइड, यू कैन हीट दैट एंड यू विल गेट डाईऑक्सीजन. तो डाईऑक्सीजन का नेचर हम पहले देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ में डाईऑक्सीजन का नेचर देखते हैं. तो नेचर में हम इसका मैग्नेटिज्म देखेंगे. जो डाईऑक्सीजन होता है इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर. अब हमें पता है पैरामैग्नेटिक स्पीशीज़ वो होते हैं जिनके पास अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जिनके पास अनप्योर्ड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन होता है. अगर हम डाईऑक्सीजन की बात करेंगे देन दिस इज़ ऑक्सीजन ऑक्सीजन पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन. तो हमें यहाँ से लगेगा कि यहाँ पे कोई अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ भी पेयर है, यहाँ भी पेयर है, यहाँ भी पेयर है, यहाँ भी पेयर है. तो यहाँ से कोई अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन हमें दिखता नहीं है, वी कांट सी एनी अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन. तो ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक होना चाहिए, बट लेकिन होता क्या है, दिस ऑक्सीजन इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ऑक्सीजन इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर. अब ऑक्सीजन क्यों पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट ऑक्सीजन ऑल्दो डज नॉट कंटेन अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर. तो इस पैरामैग्नेटिज्म को हम एक्सप्लेन करते हैं MOT से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कैसे एक्सप्लेन करते हैं, हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से. दैट इज सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s. देन वी हैव
pi 2p x equal to pi 2p y. Then we have sigma star sigma 2p z. Then we have pi star 2p x. Then we have pi star 2p y. You can check this फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. वहाँ पे मैंने इसको डिस्कस किया था कैसे बता हम ये एनर्जी लेवल डायग्राम्स बनाते हैं. देन वी हैव सिग्मा स्टार 2p z. These sigma orbitals, they contain 2 electrons, 2, 2, 2 and 2, 2, 4, 6, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 15 and 16. The energy of these pi 2px and pi 2py, pi star 2px and pi star 2py, they are degenerate orbitals. They contain same amount of the energy. Therefore, we have 2 unpaired electrons over here. They reside in pi star 2px and pi star 2py orbital. So this is the HOMO of this dioxygen. This is the HOMO, either this or this highest occupied molecular orbit. तो LUMO क्या होगा यहाँ पे? This is HOMO, highest occupied molecular orbit, and this will be LUMO, lowest unoccupied molecular orbit. This orbital is unoccupied, that's why it's called lowest unoccupied molecular orbit. इनको हम SUMO भी कहते हैं. SUMO टर्म तब यूज़ होता है जब अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन होता है. वी कैन ऑल्सो कॉल देम SUMO, सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, SOMO, सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट. तो हमने यहाँ से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ये चीज़ देखी कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, जो O2 मॉलिक्यूल है, इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज इट कंटेन्स 2 अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ना इसके नेचर में एक इम्पॉर्टेंट बात और है, एक इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? अगर आप ऑक्सीजन को ऐसे देखोगे इट डज नॉट सीम टू बी पैरामैग्नेटिक, बट अगर आप MOT अप्लाई करोगे देन इट इज़ श्योरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर. MOT अप्लाई करने के लिए आपको MOT पढ़नी होगी. MOT 11th क्लास के बॉन्डिंग में डिस्कस की है हमने, वहाँ से आप इसको एक बार फिर पढ़ सकते हो. तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द HOMO ऑफ डाइऑक्सीजन एंड व्हाट इज़ द LUMO ऑफ डाइऑक्सीजन. तो डाइऑक्सीजन का हमने यहाँ बिहेवियर डिस्कस किया. डाइऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है. अब डाइऑक्सीजन की एक और इम्पॉर्टेंट हम डिस्कस प्रॉपर्टी करेंगे. ये जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जो होता है डाइऑक्सीजन में, ये ऑक्सीजन it accepts electrons, it forms O negative. ऑक्सीजन accepts electrons to form O negative. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. देन व्हाई ऑक्सीजन एक्सेप्ट्स दिस इलेक्ट्रॉन? व्हाई ऑक्सीजन एक्सेप्ट्स दिस इलेक्ट्रॉन? बिकॉज हमें पता है ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 and 6. तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने हैं. एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इट विल फर्स्ट एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, इट विल फॉर्म O negative. O negative is formed by the accepting of electron. This is called electron gain enthalpy. The phenomenon of acceptance of electron to form a negatively charged gas ion, it's called electron gain enthalpy. तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, del H for this is negative. Del H is negative for this. It is approximately 150 joules, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली इसका वैल्यू होता है 150 किलो जूल्स. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है दैट इज़ वेरी गुड बिकॉज द प्रोसेस एक्सोथर्मिक. इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है. अगर प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है देन दैट प्रोसेस टेक्स प्लेस. बट क्या होता है अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन इसको ऐड करेंगे, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने से यहाँ पे स्टेबल स्पेशीज बनेगी O2 नेगेटिव. तो this is known as second electron gain enthalpy. This is EA second. This is EA second and this is EA first. So EA first is negative, it is favorable, but EA second in this case it is endothermic. This process is endothermic. Endothermic means इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी देनी पड़ती है? 850. यहाँ से एनर्जी देनी पड़ती है, यहाँ से एनर्जी लॉस होती है. तो अगर एनर्जी लॉस होती है इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, अगर एनर्जी गेन होती है तो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होना चाहिए, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होना चाहिए. तो why then oxygen accept a second electron to form O2 negative? Why oxygen? The question here is why oxygen accept a second electron to form O2 negative, although it is not favorable. It is not favorable. Why it is not favorable? Because this process is endothermic. In this process we require large amount of energy. Large amount of energy is required. तो ये प्रोसेस क्यों होती है?
द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस O2 नेगेटिव आयन इज फर्स्ट, ये स्टेबल होता है, इट बिकम्स स्टेबल बिकॉज ऑक्टेट कंप्लीट होता है। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट होने से इसकी ये वाली एनर्जी की नीड, मतलब ये जो इतनी एनर्जी यहाँ पे हमें ज़रूरत लगी इसको देने के लिए, ये यहाँ से कंपनसेट नहीं होती। तो रीज़न क्या है? रीज़न ये है, जब भी हमारे पास O डाई नेगेटिव बनता है, दिस रेडिली कम्स इन कंटैक्ट विद द मेटल्स। फॉर एग्जांपल ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा Na+ के साथ रिएक्ट करेगा, वी गेट ऑक्साइड Na2O। These oxides of metals group first elements, they have ionic structure, they have crystal lattice ionic structure, मतलब they are crystalline in nature। तो क्रिस्टल में क्या होता है, क्रिस्टल जब भी बनता है तो वहाँ पे लैटिस एनर्जी रिलीज होती है। क्रिस्टल लैटिस जब भी बनता है तो लैटिस एनर्जी रिलीज होती है। इस लैटिस एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे कितनी लैटिस एनर्जी रिलीज होती है? बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जो इस एंडोथर्मिक प्रोसेस को कंपनसेट करती है। ये वाला फिनोमेनन होता है। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इट विल फॉर्म O-। दिस प्रोसेस इज फेवरेबल, इट इज़ एक्सोथर्मिक इन नेचर, देयरफॉर कोई यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से ये स्टेबल बनता, लेकिन उसमें ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मीन सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंडोथर्मिक। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें ज़रूरत पड़ती है। इस एनर्जी को कंपनसेट कहीं ना कहीं से हमें करना है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए क्या करना है, ये ऑक्सीजन रेडीली रिएक्ट करता है विद मेटल्स। अगर ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स में जब भी क्रिस्टल लेटिस जब भी बनता है तो वहाँ से लेट्स एनर्जी रिलीज होती है। जो यहाँ पे लेट्स एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। मीन्स इन दिस प्रोसेस डेल एच इज़ वेरी वेरी नेगेटिव, बहुत ज़्यादा वैल्यू डेल एच का नेगेटिव आता है। दैट्स वाई दैट कंपनसेट्स विद दिस, वो इसको कंपनसेट करता है। दैट्स वाई O2 नेगेटिव आयन इज फॉर्म। यही वजह है, दिस इज़ द रीज़न वाई O2 नेगेटिव आयन इज फॉर्म। तो रीज़न यही है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो ये लेट्स एनर्जी है, ये किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? लेट्स एनर्जी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, फर्स्ट चार्ज एंड देन इट डिपेंड्स अपॉन द साइज, चार्ज एंड साइज। तो पहला फैक्टर जो आपको लेट्स एनर्जी में देखना होता है, दैट इज चार्ज, एंड सेकंड फैक्टर दैट इज साइज। जहाँ भी लेट्स एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा आएगा, दैट विल बी मोर स्टेबल कंपाउंड, और जहाँ लेट्स एनर्जी कम होगी, लेट्स एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलेट्स, जहाँ भी इसका वैल्यू कम आएगा, दैट विल बी लेस स्टेबल कंपाउंड। तो अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन हम करेंगे, although the question is not related over here, वो हम करेंगे, लेकिन उसको, हमारे पास Na2O है, हमारे पास K2O है, हमारे पास MgO है, और हमारे पास CaO है। आपको इनको अरेंज कर रहा है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग लेट्स एनर्जी या इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। तो आपको देखना है इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन है। स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? लेट्स एनर्जी पे। स्टेबिलिटी विल डिपेंड अपॉन लेट्स एनर्जी, एंड लेट्स एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? फर्स्ट चार्ज पे। लेट्स एनर्जी चार्ज पे डिपेंड करेगी फर्स्ट, एंड देन सेकंड फैक्टर इट विल डिपेंड अपॉन साइज। तो यहाँ पे पहले चार्ज देखेंगे। तो अगर हम इस ऑक्साइड को देखेंगे, यहाँ पे हमारा O2 नेगेटिव है, यहाँ भी O2 नेगेटिव है, यहाँ भी O2 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव मीन्स एनाइन इज सेम इन दीज केसेस। तो डिफर क्या होता है? कैटायन। यहाँ पे Na+ है, यहाँ पे K+ है, यहाँ पे Mg2+ है, और यहाँ पे Ca2+ है। तो ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर इज लेट्स एनर्जी। तो लेट्स एनर्जी ऑफ दीज टू ऑक्साइड्स इट विल बी ग्रेटर देन दीज टू। पहले इन दो ऑक्साइड्स की लेट्स एनर्जी ज़्यादा होगी कंपेयर टू दीज टू ऑक्साइड्स। अब इन दो ऑक्साइड्स में चार्ज से हमने डिटरमाइन किया लेट्स एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, लेकिन दोनों पे चार्ज सेम है। अब साइज का रोल आता है। लेट्स एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, जितना साइज बड़ा होगा उतना लेट्स एनर्जी कम। तो इन दोनों में हमें साइज किसका छोटा है वो देखना है। हमें पता है जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो साइज इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का साइज स्मॉल है, स्मॉल मैग्नीशियम का साइज है। अगर साइज स्मॉल है, लेट्स एनर्जी ज़्यादा है, तो हमारा ऑर्डर बन गया MgO में सबसे ज़्यादा लेट्स एनर्जी है, उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड में, बिकॉज इसकी चार्ज ज़्यादा है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे चार्ज सेम है। अब दोनों को कंपेयर करने के लिए हमें साइज देखना है। स्मॉल साइज ग्रेटर लेट्स एनर्जी, तो सोडियम का साइज स्मॉल है कंपेयर टू पोटेशियम, दिस बिकम्स द ऑर्डर ऑफ लेट्स एनर्जी और द स्टेबिलिटी ऑफ दीज ऑक्साइड्स। तो यहाँ से आपने ये सीखा, अगर आपको कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा
कि कुछ ऑक्साइड्स दिए हुए होंगे, आपको डिटरमाइन करना है क्रिस्टल ऑक्साइड्स, आयोनिक ऑक्साइड्स. You have to determine stability or lattice energy or the tendency of formation of these oxides. You will determine them from lattice energy. Lattice energy depends upon charge and size. तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन की एक और इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस की कि ऑक्सीजन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाई इट इज़ नेगेटिव एंड ऑल्दो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ पॉजिटिव देन वाई O2 नेगेटिव आयन इज फॉर्मड. द रीज़न इज जब O2 नेगेटिव आयन बनता है इट रेडिली रिएक्ट्स विद metals such as sodium, potassium, calcium, magnesium. It forms oxides and these oxides have crystal lattice structure. In those crystal lattice structures a large amount of lattice energy is required, not required, released, which compensates the second electron gain enthalpy of oxygen. So यहाँ पे हमने डिस्कस किया नेचर, इसकी मतलब कुछ प्रॉपर्टीज. अब डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस आपको एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाएंगे बिकॉज दे आर इजी. केमिकल रिएक्शंस, अगर ऑक्सीजन की केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे तो फर्स्ट ये होता है कि ऑक्सीजन जो भी होता है व्हेन इट रिएक्ट्स विद एनी एलिमेंट इट फॉर्म्स ऑक्साइड्स. द नंबर फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स. फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ये फर्स्ट रिएक्शन है, बहुत इजी है, ये आपको आती है. फॉर एग्जांपल इट रिएक्ट्स विद कार्बन, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद सल्फर, इट फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड. It reacts with P4, it forms oxide of phosphorus, P4O10, P2O5, number of oxides of 10 phosphorus oxides which I have discussed. So this is one reaction. Number second reaction is it helps in burning. Burning means for example हमारे पास मीथेन है, हम इसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे. It always gives oxide and water. We get carbon dioxide and water. Like this, if we have ethane that reacts with oxygen, that will give carbon dioxide and water. These are two reactions of oxygen जो हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन ये दो रिएक्शन शो करता है. तो ऑक्सीजन की रिएक्शन से आपको क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा. विल नॉट बी आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम द रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है ऑक्सीजन से जब भी रिएक्ट करते हैं तो कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जांपल अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को लेंगे, इसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे, वी गेट SO3. इसको हम 2 टाइम्स लेंगे, फिर इसको 2 टाइम्स लेना है. इन दिस केस द कैटलिस्ट यूज्ड इज V2O5. इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इसको हमें डिस्कस करना है कंटैक्ट प्रोसेस में. V2O5 को हमें कंटैक्ट प्रोसेस में डिस्कस करना है मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 में. मीन्स सम ऑफ द रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स they take place in presence of catalyst. तो in presence of catalyst वो those reactions proceed in presence of catalyst. For example HCl reacts with oxygen. HCl reacts with oxygen in presence of copper catalyst, copper chloride, or you can write it like this. Copper chloride means copper first. You can write it as copper first because oxidation state of copper is over here is +1. You can write it copper first. So in presence of copper first or copper chloride, this reaction takes place. There are certain reactions which take place in presence of catalyst. Usually catalyst is not required, but there are certain reactions which take place in presence of catalyst. This gives us chlorine gas and here we get water. यहाँ से हमें chlorine gas और वाटर मिलता है. यहाँ से हमें क्लोरीन गैस और वाटर मिलता है. दिस इज द रिएक्शन हाउ वी गेट क्लोरीन गैस एंड वाटर ओवर हियर. सो ये डिस्कशन था डाइऑक्सीजन का. उसके बाद ऑक्सीजन की एक और इम्पॉर्टेंट एलोट्रॉप होती है दैट इज नोन एज ओजोन. तो ओजोन को डिस्कस करते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ओजोन. ओजोन इज वेरी इम्पॉर्टेंट. तो ओजोन को हम दिस इज एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का ये एलोट्रॉप है ओजोन. इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं हम, या पहले इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे. हमें पता है ऑक्सीजन ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम्स है. फॉर्म फर्स्ट 2 ऑक्सीजन एटम्स. इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. एक और ऑक्सीजन एटम ज्वाइन करना है. दिस ऑक्सीजन इज ज्वाइनड बाय दीज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है. The coordinate bond is formed by the lone pair of electrons of this oxygen with this oxygen atom. तो यहाँ पे 6 lone pair of electrons होंगे. तो ओजोन में आप चेक कर सकते हो how many total lone pair of electrons are present. 2, 4, 6,
1 2 3 4 5 6 lone pairs of electrons are present over here. Shape of this ozone is it's bent in shape, bent in shape. बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका यूज़ होता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियोस देखे होंगे तो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में मैंने पढ़ाया था ऑक्सीडेशन बाय ओजोन, ऑक्सीडेशन बाय ओजोन। मैंने वहाँ कहा था अगर कहीं भी हमें डबल बॉन्ड ओ होगा, अगर आप ट्रीट करोगे विद ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक तो क्या होता है, दिस डबल बॉन्ड ओ इज़ कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड ओ। तो यहाँ से भी आपको डबल बॉन्ड ओ मिलता है, यहाँ से भी डबल बॉन्ड ओ मिलता है। मैकेनिज्म वहीं पे डिस्कस किया था। तो यहाँ भी आपको डबल बॉन्ड ओ मिलेगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड ओ मिलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी आप ओजोनोलिसिस करोगे, ओजोनोलिसिस मीन्स ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंपाउंड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ओजोन के साथ ट्रीट करोगे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ भी डबल बॉन्ड ओ मिलेगा और यहाँ भी डबल बॉन्ड ओ मिलेगा। ये काम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओजोन का, दिस दैट्स कॉल्ड ओजोनोलिसिस। तो लेट अस स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ दिस ओजोन। ओजोन को हम डायरेक्टली प्रिपेयर करते हैं बाय ट्रीटिंग ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन विद ऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, वी गेट ओजोन। डाइऑक्सीजन इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन, वी गेट ओजोन। डाइऑक्सीजन को अगर आप ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करोगे वी गेट ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, HNO, in presence of light. This reaction takes place usually in the upper stratosphere, जहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अर्थ है, दिस इज अर्थ। तो अर्थ से कुछ किलोमीटर दूर 20 to 30 किलोमीटर दूर यहाँ पे एक लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फीयर। यहाँ इस स्ट्रेटोस्फीयर में हमारी ये ओजोन लेयर बनती है, दिस इज ओजोन लेयर। हाउ दिस इज फॉर्मड बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद डाइऑक्सीजन विद नेसेंट ऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं, एरियल ऑक्सीडेशन होती है, मीन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है डाइऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे ओजोन फॉर्मेशन होता है, दिस लेयर इट इज़ नोन एज ओजोन। तो ये ओजोन लेयर यहाँ पे फॉर्म होता है। इस लेयर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ओजोन लेयर बनता है, दिस इज़ ओजोन लेयर, this is ozone layer. How this ozone layer is formed by the reaction of dioxygen with or nascent oxygen in presence of HNO. तो HNO का काम ये होता है, जब भी हम HNO की बात करते हैं इसका काम ये होता है फ्री रेडिकल्स बनाना। तो यहाँ पे जो हमारा एरियल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है O2, उसको ये फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट करता है, दैट्स ओ रेडिकल। ओ रेडिकल इससे जाके मिलता है O3 इज फॉर्मड ओवर हियर। तो अगर हमें इंडस्ट्री में अगर हमें कहीं पे ओजोन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, तो इन इंडस्ट्री और इन लैब अगर हमें ये बनाना है, इट कैन बी फॉर्मड बाय द सेम रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं, वी रिएक्ट ऑक्सीजन या वी पास साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बाय द पैसेज ऑफ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब क्या होता है, हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दिस इज अ मेटल इलेक्ट्रोड और ये भी हमारा मेटल इलेक्ट्रोड है। इनको हम कनेक्ट करते हैं, दिस इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, और दिस में भी कनेक्ट टू द पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव और दिस पॉजिटिव। तो इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम थोड़ी सी स्पेस रखते हैं, क्यों? अगर हम इन इलेक्ट्रोड्स को साथ साथ रखेंगे तो वहाँ पे फायर जनरेट होगा, तो वहाँ पे आग लग जाएगी, मीन्स जिस भी लैब में आप काम करते हो वो पूरी जल जाएगी। दैट्स वाई वी प्लेस दीज इलेक्ट्रोड्स, वी कीप अ स्मॉल स्पेस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स। अब इस स्पेस में हम ऑक्सीजन यहाँ से पास करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, बिकॉज यहाँ पे कोई क्रैकिंग साउंड नहीं आएगा जब आप इलेक्ट्रोड्स को दूर दूर रखोगे, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो इस ऑक्सीजन को हम पास करते हैं बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स, इन दो इलेक्ट्रोड से इस ऑक्सीजन को हम पास करते हैं और इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ओजोन, ये हमारे पास यहाँ पे ओजोन मिलता है। तो दिस वाज द प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। लेट अस डिस्कस नाउ इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। अगर ओजोन के प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो ओजोन की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Oxidizing agent means it will bring about the oxidation of certain substances, very large number of substances. फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ओजोन एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या करेगा, हमारे पास अगर लेड है,
लेड को अगर हम ट्रीट, पहले क्या होता है, जो हमारा ओजोन होता है इट ब्रेक्स डाउन इनटू O2 एंड ऑक्सीजन. दिस ऑक्सीजन इज कॉल्ड नेसेंट ऑक्सीजन. This is called a nascent oxygen. Because of presence of this nascent oxygen, it shows oxidizing agent properties. Because of presence of this nascent oxygen, it shows oxidizing property. तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे होगी, किस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेगा. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास लेड ऑक्साइड है, हमारे पास फॉर एग्जांपल लेड है. लेड को ये कन्वर्ट करेगा, अगर हम लेड को ओजोन के साथ ट्रीट करेंगे it will convert it into lead oxide. इसको ये lead oxide में convert करेगा. Now see, oxidation state of lead in this case is 0 and here the oxidation state is PbO. Here the oxidation state is +2. तो यहाँ पे oxidation state of lead increase होती है. Increase in oxidation state is called oxidation. तो lead का यहाँ पे ओजोन ने oxidation किया, that's why it acts as an oxidizing agent. इस reaction को अगर हम balanced chemical reaction लिखेंगे, then we can write this reaction like this. इस reaction को अगर हम balanced chemical reaction में लिखेंगे, we can write this reaction like this. ऐसे हमारे पास पहले ओजोन था, it breaks down into O2 and nascent oxygen. अब ये nascent oxygen lead की oxidation करेगा. This is lead. It reacts with this nascent oxygen. It's obtained from ozone. It forms lead oxide PbO2. अब इस reaction को हम balance करेंगे, oxygen and oxygen will go, means lead will combine with O3. It will form PbO2. This is 2 times. It will form PbO2 plus we will get oxygen over here. यहाँ पे हमें oxygen मिलेगा. It will form PbO2. सी यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स ऑक्सीजन है, इसलिए हम सारी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. वी कैन हैव O3 2 times O3, we get PbO2 plus we get 2 times oxygen. Then we have 2 to 4 to 6 oxygen and 1 lead atom. This is the balanced reaction. How you can draw balanced reaction. अब बहुत ही important एक रिएक्शन होती है, ये हमारे पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करते हैं. It converts potassium iodide to iodine. Now see, in this case oxidation state of iodine, this is X, this is +1 is equal to 0. Therefore X is equal to -1. यहाँ पे oxidation state -1 है, elemental form में oxidation state 0 है. तो यहाँ पे भी increase in oxidation state होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव 0 होता है. therefore यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन होता है. अब यह रिएक्शन कैसे होती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो क्या होता है, हमारे पास ओजोन है, दिस ओजोन डिसोसिएट्स टू गिव ओजोन एंड ऑक्सीजन एंड टू गिव O2 एंड नेसेंट ऑक्सीजन. अब हमारे पास Ki है, Ki को हम ट्रीट करते हैं विद ओजोन, दिस नेसेंट ऑक्सीजन, एंड दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओजोन एंड वी ट्रीट इट विद वाटर. तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट ओवर हियर, I2 एक मिलता है और हमारे पास KOH मिलता है यहाँ पे. इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ से इसको बैलेंस करना पड़ेगा. लेट मी सी द बैलेंस्ड रिएक्शन. अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे एक KOH है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो इसको ट्वाइस करना पड़ेगा, इसको भी ट्वाइस करना पड़ेगा. अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 1 और 2 है, ऑक्सीजन 2 है. अब इसके हम नेट रिएक्शन अगर लिखेंगे तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा. Twice Ki will react with O3, it will form and water, it will form iodine, it will form O2 and it will form KOH. तो ओजोन क्या करता है, ये करता है कन्वर्ट Ki को आयोडीन में. इट कन्वर्ट्स Ki इनटू आयोडीन. आयोडीन का कलर जो होता है दैट्स येलो इन कलर. तो यहाँ से इस रिएक्शन से हम एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन कर सकते हैं. क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन भी कर सकते हैं. क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन. तो कैसे करेंगे क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन, दैट्स इम्पॉर्टेंट, दैट में बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स. तो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक फ्लास्क लेनी है. दिस अ फ्लास्क. हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक फ्लास्क लेते हैं, इस फ्लास्क में हम Ki लेते हैं, इस Ki को हम ओजोन से ट्रीट करते हैं.
ये ओजोन इस के आई को कन्वर्ट करेगा इनटू आयोडीन, यहाँ से ये कन्वर्ट होगा इनटू आयोडीन, दिस विल गेट कन्वर्ट इनटू आयोडीन, यहाँ से हमें I2 मिलेगा, दिस I2 हैज़ येलो कलर। अब इसका येलो कलर क्यों होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है, लेट अस सी दैट लेटर। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें आयोडीन मिलता है, तो यहाँ पे हमने ओजोन यूज़ किया, ओजोन को के आई के साथ रिएक्ट किया, मीन्स हमने इस ओजोन को के आई के साथ रिएक्ट किया। फॉर एग्जांपल हमने 1 मोल ओजोन को रिएक्ट किया, 1 मोल ओजोन को रिएक्ट करने के लिए हाउ मच अमाउंट ऑफ के आई इज रिक्वायर्ड, दैट विल बी डिटरमाइन क्वान्टिटेटिवली। तो यहाँ पे जो ये आयोडीन मिला इसको हम टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन किससे करते हैं, Na2S2O3 से, सोडियम थायोसल्फेट से हम इसकी टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन मतलब यहाँ से बिरेट में हम लेंगे, दिस इज बिरेट, इस बिरेट में हम लेंगे Na2S2O3, तो यहाँ से इसको ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे विद कांस्टेंट स्टायरिंग, तो क्या होगा, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू I नेगेटिव आयन्स। तो यहाँ पे I नेगेटिव आयन्स मिलते हैं, और यू कैन सी सोडियम आयोडाइड आयन्स मिलते हैं, सोडियम आयोडाइड आयन्स मिलते हैं। तो यहाँ से सोडियम, इसको हम टाइट्रेट करते हैं, मीन्स सोडियम आयोडाइड आयन्स मिलना मतलब इसका कलर जो होता है दैट फेड्स अवे, इसका कलर जाता है, इट फेड्स अवे। तो कितना अमाउंट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट हमें लगेगा, इसको टाइट्रेट करने के लिए टाइट्रेशन हम कैसे, एंड पॉइंट हम कैसे देखेंगे, कलर चेंज से, कितना अमाउंट ऑफ दिस हमें लगेगा, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट दिस, दैट विल बी डिटरमाइंड क्वांटिटेटिवली। तो क्वांटिटेटिवली हम डिटरमाइन इसको कैसे करेंगे, नॉर्मेलिटी से या मोलैरिटी से, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो हमारे पास यहाँ से अगर N1 फॉर एग्जांपल इसकी नॉर्मेलिटी मुझे पता है, फॉर एग्जांपल V1 हमने कितना वॉल्यूम लिया इसका ये भी पता है, V2 कितने वॉल्यूम में ये लिया, हम यहाँ से नॉर्मेलिटी ऑफ H2 निकाल सकते हैं, I2 निकाल सकते हैं। अगर हमने नॉर्मेलिटी ऑफ I2 निकाली तो उस नॉर्मल सोल्यूशन के लिए हमें कितने मोल्स ऑफ ओजोन यूज़ करने पड़े, दैट इज़ नोन एज एस्टिमेशन ऑफ ओजोन, दैट विल बी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। 1 मोल ओजोन को यूज़ करने से हमें कितने मोल्स ऑफ दीज आयोडीन मिले। After finding this from this formula, N1V1 is equal to N2V2, it's called quantitative determination. So this is known as how much amount of iodine is used for 1 mole of ozone to determine quantitatively this ozone we use sodium thiosulfate solution। तो यहाँ पे जब ये रिएक्शन होती है, this sodium thiosulfate it gets changed into Na2S4O6। तो सिंपली याद रखना है, इसका 2 टाइम्स करना है, Na2 को ऐसे ही रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ओजोन, हाउ यू कैन डिटरमाइन इट क्वांटिटेटिवली, यू कैन डिटरमाइन इट क्वांटिटेटिवली। तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा हाउ यू कैन डिटरमाइन क्वांटिटेटिवली द अमाउंट ऑफ द ओजोन, तो क्या करना है, वी कैन डिटरमाइन इट बाय टाइट्रेटिंग ओजोन और बाय टाइट्रेटिंग विद के आई सोल्यूशन विद सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट से क्या होगा, जो आयोडीन बनता है ओजोन के लिए ऑन ट्रीटिंग के आई विद ओजोन, जो ये वहाँ पे I2 बनता है, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सोडियम आयोडाइड, दैट्स द क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन। ना इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ये है, जो हमारा अपर एटमॉस्फेयर है, इफेक्ट्स ऑफ ओजोन, इसके इफेक्ट्स देखेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे सन है, दिस इज सन, यहाँ से डिफरेंट रेडिएशंस आती है, IR रेडिएशंस आते हैं, UV विजिबल रेडिएशंस आती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन विजिबल रेज आती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आती है। तो IR रेडिएशंस दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट, दिस ओजोन लेयर अलाउज दीज IR रेडिएशंस टू एंटर ऑन द अर्थ सरफेस। तो यहाँ से IR रेडिएशंस एंटर होती हैं, एंड दिस विजिबल पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। अगर हम किसी चीज़ को भी देख सकते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस विजिबल रीजन। तो यहाँ से विजिबल रेज भी जा सकती हैं। लेकिन ये जो ओजोन है, ओजोन लेयर जो अपर एटमॉस्फेयर में बनती है, इसका काम होता है, जो ये अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज को ये अंदर जाने नहीं देता है, इट does not allow these ultraviolet rays to enter on the earth surface। मीन्स ये एक किस्म का यहाँ पे कवरिंग होता है, ये कवरिंग हमें बचाता है अल्ट्रावायलेट रेज से, बिकॉज दीज अल्ट्रावायलेट रेज दे आर वेरी हार्मफुल।
They are harmful means they are dangerous to both aquatic and plant life. They cause cancer, they cause skin cancer. ये skin cancer मतलब अगर कहीं पे skin cancer का हम रीज़न देखेंगे, these ultraviolet rays are the sole reason for skin cancer. They are very important reason for skin cancer. तो इस स्किन कैंसर को बचाने के लिए नेचर ने क्या किया है, यहाँ पे एक ओजोन लेयर बना दी है। लेकिन क्या होता है, डे बाय डे इस ओजोन लेयर की डिप्लीशन होती है, इस ओजोन लेयर की डिप्लीशन होती है, डे बाय डे इस ओजोन लेयर की डिप्लीशन होती है। सी द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर, ये बहुत ज़्यादा थिक होती है, लेकिन क्या होता है डे बाय डे इसकी थिकनेस कम होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से कम हो गई। अब व्हाट इज़ द रीज़न द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर डिक्रीजेस? The reason that the thickness of this ozone layer decreases is that means the reason for the depletion of the ozone layer is it is presence of फ्रियानस जो हम आजकल ज़्यादा इंडस्ट्री यूज़ करते हैं, वहाँ से हमें फ्रियानस निकल जाते हैं। व्हाट आर दीज फ्रियानस? दीज फ्रियानस आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, chlorofluorocarbons. Now what are chlorofluorocarbons? We have chlorine and fluorine on carbon. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मीथेन है, अगर हम इस मीथेन में दो हाइड्रोजन को फ्लोरीन से निकालेंगे, दो को क्लोरीन से निकालेंगे, देन इट्स डाइफ्लोरोमीथेन। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पे हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, CF2Cl2। एक और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हम इसको 3 क्लोरीन यहाँ लिख सकते हैं, CCl3F। हम 3 फ्लोरीन से रिप्लेस करते हैं, CF3Cl। दीज आर ऑल क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। These chlorofluorocarbons they are called freons. इसी को हम कहते हैं फ्रियॉन 11, इसको कहते हैं फ्रियॉन 12 और इसको कहते हैं फ्रियॉन 13। जो हमारे घरों में फ्रिज होते हैं, उन फ्रिजों में ये these freons are present, these freons are present, कूलिंग के लिए these freons are present over there. Now freon 11, freon 12, freon 13, these are responsible for the depletion of ozone layer. Now how they are responsible for the depletion of ozone layer? हमें पता है जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड होता है, अगर ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन कंटैक्ट विद HNO आएगा तो व्हाट हैपन्स, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल बनता है। These chlorine radicals they cause depletion of the ozone layer. One chlorine radical almost destroys 10 raised to power 6 ozones. So 10 raised, a chlorine radical almost depletes 10 raised power 6 ozones, means आपका एक क्लोरीन रेडिकल 1,00,000 ओजोन को ख़त्म कर सकता है। See how dangerous the situation is. अगर हम ज़्यादा क्लोरीन दीज रेडिकल्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन को अगर हम ज़्यादा एटमॉस्फेयर में जाने देंगे, मीन्स अगर हम ज़्यादा इनको प्रोड्यूस करेंगे, तो क्या होगा, द टाइम विल कम व्हेन दिस होल ओजोन लेयर विल गेट डिप्लीटेड। अगर ये ओजोन लेयर डिप्लीट होगी तो क्या होगा, ऑल ऑफ दिस ह्यूमन रेस, एक्वाटिक एंड प्लांट लाइफ, ऑल ऑफ देम व्हाट विल हैपन टू दोज, they will be subjected to skin cancer. Skin cancer तो आम हो जाएगी उस सूरत में। तो see how the dangerous situation is. That's why the area of research field is increasing day by day to study the nature of these chlorofluorocarbons. मीन्स इंडस्ट्री में ऐसे कुछ कंपाउंड्स बनाए जाएंगे अब जिनसे कम डिप्लीशन होगी, द रेट ऑफ डिप्लीशन विल डिक्रीज। अगर ये 10 रेज़्ड पावर 6 है, इसको डिक्रीज करेंगे तो 10 रेज़्ड पावर 1 और उससे भी कम डिक्रीज करेंगे। So this is one more important effect of ozone, that is depletion of ozone layer. The responsible is chlorofluorocarbons, freon 10, freon 11, freon 12. तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, which among following is responsible for ozone layer depletion? Freon 10, freon 11, freon 12, freon 13, freon 11, freon 12, freon 13 and freon 12, CCl3F. The option will be option 1 is correct, option 2 and 3 are correct, all option 1st, 2nd and 3rd is correct, then option 1st, 2nd and 3rd all of them are correct. अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाएगा, this is freon 11, freon 12 and you are given CCl3F,
तो हम व्हाट इज़ द पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ मतलब रिजल्ट, पॉसिबल कम्बिनेशन क्या है, कौन कौन से ऑप्शंस क्लियर हो सकते हैं। फ्रियोन 11 एंड CCl3F दे आर सेम, देयरफॉर A एंड B इज करेक्ट, और A B एंड C इज करेक्ट, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। तो ओजोन का एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है, इट एक्ट्स एज ए डिसइंफेक्टेंट, इट एक्ट्स एज ए डिसइंफेक्टेंट। यहाँ तक ओजोन के हमने दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। नंबर फर्स्ट है एज एन ऑक्सीडाइजिंग नेचर, नंबर सेकंड इसका जो बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ, दैट इज़ व्हाट, it does not allow the sun rays, the ultraviolet rays to come on the earth's surface, because it protects these ultraviolet rays, that's why they do not come on the earth's surface. Number third, disinfectant, and number fourth, sterilization of water, sterilization of water. You might have seen ads on TV, जब भी आप कोई भी एड देखते हो वाटर प्योरीफायर का, फॉर एग्जांपल कैंट का और किसी भी का, तो उसको लिखा होता है ओजोनाइज्ड वाटर, ओजोनाइज्ड, उसमें स्टेरिलाइजेशन का काम करता है ओजोन, दैट्स व्हाई इट इज़ यूज्ड एज अ फैक्टर फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर प्योरीफायर में यूज़ होता है। This was all discussion about dioxygen ozone. Hope you might have enjoyed this lecture. Thanks for watching this lecture.